हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और एसी सर्किट अभी हमारा चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम एसी सर्किट स्टार्ट करो, तो मैंने लास्ट लेक्चर से एसी सर्किट ये चैप्टर स्टार्ट किया है। एसी सर्किट का ऑलरेडी एक चैप्टर अपलोड हो चुका है। अगर आपने ये टॉपिक, ये पार्ट देखने से पहले अगर वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें बच्चों। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि उसमें सब बेसिक कंसेप्ट जो होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, ये सारा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उस तरह से आप लोग उसको ज़रूर स्टडी करें बच्चों। आज मैं लेकिन अभी ये टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा तो रिवाइज करवा के दूंगी आप लोगों को, ताकि उसमें जो डिटेल्स है वो आपको पता चलेगी। जो अभी हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं उसको हम ज़रूर देखेंगे। तो बच्चों, उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियो, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और नोट जो है अभी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ, मतलब जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं उस तरह से मैं नोट्स अपलोड कर रही हूँ। एक दो चैप्टर्स की नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, बट धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के नोट्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। मतलब प्रीवियस लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक एसी सर्किट्स, मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करके कुछ सर्किट स्टडी करने वाले हैं। वो सर्किट्स हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द फेजर्स। तो फेजर्स क्या होते हैं पहले वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग, मतलब मेन जो एसी सर्किट्स है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग हेडफोन लगा के बैठें, नोटबुक एंड पेन लेके बैठें और खुद की नोट्स जितना बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, फेजर्स क्या होता है। तो बच्चों देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसी करंट क्या होता है एंड एसी वोल्टेज क्या होता है इसकी बात की थी। एक बार मैं थोड़ा सा आपको वो रिवाइज करवा दूं। देखो, एक सेकेंड ना, टीचिंग बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है। यस, इज इट ओके बच्चों? देखो, तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि एक डीसी वोल्टेज होता है, एक डीसी करंट भी होता है। सिमिलरली एसी वोल्टेज होता है, एसी करंट भी होता है। डीसी का मतलब डायरेक्ट, जिसके अंदर पोलैरिटी चेंज नहीं होती। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा मैंने बताया था, ये डीसी का सिंबल है और इस डीसी के अक्रॉस मैंने रेजिस्टर लगाया एंड देन यहाँ पे प्लस टू माइनस करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टर बस एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं डीसी। और एसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मान लो एक एसी सर्किट मैंने लगाया, तो इस एसी सर्किट को हमने रेजिस्टर लगाया मान लो, और यहाँ से पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी, मतलब ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में पोलैरिटी रहेगी प्लस माइनस, तो ये पॉजिटिव साइकिल है प्लस टू माइनस, और ये माइनस साइकिल जब चलता रहेगा तो ये रहेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे कंटिन्यूसली पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। और इसको हमने कहा था एसी, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग के लिए सिंबल हम लोग ये यूज़ करेंगे एंड डायरेक्ट के लिए सिंबल हम लोग ये यूज़ करेंगे। और बच्चों, इसके फॉर्मूलेज भी हम लोगों ने स्टडी किए थे। फॉर्मूला क्या था देखो, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अगर करंट, ये किसके लिए था, दिस इज फॉर EMF। और सिमिलरली हम लोगों ने करंट के लिए यूज किया था, करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। टी के साथ साथ, टाइम के साथ साथ यहाँ पे एंगल चेंज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद होगा। देखो यहाँ जीरो कंटिन्यूसली एंगल चेंज हो रहा है व्हेन टाइम, ये टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी का ग्राफ है बच्चों। ये टी इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे जीरो, तो टाइम जीरो मतलब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। देखो टाइम जीरो तो ओमेगा टी क्या बनेगा, ये टोटल वैल्यू जीरो, साइन जीरो, जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ पे हमें पॉइंट यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, मान लो यहाँ मैंने लिया पाई बाई टू, मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, मतलब मैक्सिमम
तो हमें यहाँ मैक्सिमम लेवल पे ग्राफ मिलेगा। वापस नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे नेक्स्ट एंगल होता है पाई, तो साइन पाई इज इक्वल टू होता है 180, 180 इज इक्वल टू बनेगा 0, तो यहाँ पे बनेगा 0। वापस साइन आएगा यहाँ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 के लिए साइन 3 पाई बाई 2 के लिए वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। और वापस यहाँ 2 पाई के लिए बनेगा 0, तो साइन 2 पाई के लिए वैल्यू बनेगी 0। तो कुछ इस तरह हमें ये ग्राफ मिलता है बच्चों, 0 1 0 -1 0, ठीक है। कुछ इस तरह हमें ये वैल्यूज मिलती है और उसका जो ग्राफ हमें मिलता है दैट इज अ सिनोसॉइडल वेव। एक सिनोसॉइडल वेव होती है यहाँ पे किसकी, करंट की एंड ईएमएफ की। दोनों का ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे साइन एंगल है बच्चों वहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे सिनोसॉइडल वेव ही मिलेगी। तो कंटिन्यूसली वेरिएबल है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल होता है, डायरेक्ट करंट कांस्टेंट होता है, 5 वोल्ट ही रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट 0 से 5, 0 1 2 3 4 5, 5 से 4 3 2 1 0, अगेन माइनस साइड -5 तक जाएगा, वापस 0 तक आएगा। ऐसे कंटिन्यूसली करंट एंड वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। और आज इसी फॉर्मूले का यूज करके आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द फेजर। तो बच्चों ये वेव डायग्राम है, इसको कहा जाता है वेव डायग्राम। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज द वेव डायग्राम। अब इस वेव डायग्राम के बजाय अगर हम कोई दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है यस। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस में एक डायग्राम का यूज करके हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन सा डायग्राम है बच्चों, दैट इज द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या होता है, देखो जैसे मैंने अभी आपको सिनोसॉइडल वेव दिखाया, यहाँ पे ये सिनोसॉइडल वेव है, ऐसे वेव है। क्या इस वेव को हम लोग कोई दूसरी डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं, तो बच्चों यस ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं एक यहाँ सर्कल लेती हूँ, ये सर्कल मैंने आपको रेफरेंस सर्कल मेथड पढ़ाया था, आपको याद है, कुछ उसी तरह यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एंगल कौन सा है 0, ये एंगल कौन सा है पाई बाई 2, ये एंगल कौन सा है बच्चों पाई, ये एंगल है 3 पाई बाई 2, ये एंगल है 2 पाई। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक रोटेटिंग वेक्टर लेती हूँ बच्चों। कैसे, देखो रोटेटिंग वेक्टर जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। रोटेटिंग वेक्टर हम लोग उसको बोलते हैं, जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाता है तो हमारा रोटेटिंग वेक्टर जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है, मतलब यहाँ तक जाएगा वो। अरे ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड, एक लाइन ही ले ली मैंने, इसको मुझे हटाना है बच्चों। हाँ देखो ये हमारा रोटेटिंग वेक्टर जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये रोटेटिंग वेक्टर जो है यहाँ पे है ना, वो ऐसे घूमते हुए यहाँ तक जाएगा। मतलब ये जो है ये ऐसे घूमते हुए कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे हमें एंगल कितना मिलता है 0, यहाँ पे कितना मिलता है पाई बाई 2। वापिस जब ये पाई बाई 2 से पाई तक आएगा तो ये वापिस यहाँ से घूमते हुए ऐसे यहाँ से घूमते हुए कहाँ तक आएगा, पाई तक आएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया पाई। वापिस पाई देखो यहाँ 0 बन गया है ना, उसी लाइन पे आगे दोनों 0 एंड पाई दोनों एक ही लाइन पे होते। सिमिलरली 2 पाई भी वही के होता है। जब ये अभी यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ तक आएगा तो ये भी रोटेटिंग वेक्टर यहाँ से यहाँ तक आएगा। सो दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड अगेन ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जाएगा, तो सेम यहाँ से ये जाएगा 2 पाई तक। ओके, तो 0 पाई, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 एंड अगेन इट बिकम्स 2 पाई। तो ऐसे ये रोटेटिंग वेक्टर घूमते हुए यहाँ से ऐसे जाता है। तो बच्चों ये रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में जो डायग्राम हम लोग निकालते हैं उसको कहा जाता है फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे। देखो मैं इसको रफ करती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स, ठीक है, एंड ये निगेटिव हॉरिजॉन्टल ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे यहाँ से। ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, रोटेटिंग वेक्टर हम उसको कहेंगे। एंड देन यहाँ तक वो ऐसे रोटेट होता जाए, यहाँ ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे वो एंगल जैसे कि हमारा I इज इक्वल टू क्या है, I0 साइन ओमेगा t है, राइट ना।
तो यहाँ पे I0 क्या होती है, I0 होती है पीक वैल्यू बच्चों, ठीक से समझ लो। मैं बस आपको सब कुछ लिख के दूंगी, बस आप अभी फिलहाल समझ लो। फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को है ना धीरे धीरे समझो। रटना वैसे आप बहुत जल्दी रट लोगे बच्चों इसको, लेकिन है ना इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत मस्त है। मतलब ये फेजर डायग्राम जो है ना, ये हर एक सर्किट में हमें ड्रॉ करना है, तो इसको बहुत ही बारीकी से समझना है आप लोगों को। तो यहाँ पे I0 क्या है बच्चों, पीक वैल्यू। तो यहाँ पीक वैल्यू कहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे, ये जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर है, इसकी जो ये लेंथ है ना बच्चों, ये लेंथ हमें बताती है पीक वैल्यू। इज दैट क्लियर? हमेशा ये रोटेटिंग वेक्टर हम एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। एक बात याद रखनी है, रोटेटिंग वेक्टर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद यहाँ पे वो एंगल बनाएगा। तो यहाँ का जो ओमेगा टी है वो हमारा एंगल है यहाँ पे ओमेगा टी, ठीक है। तो ये ओमेगा टी एंगल और ये जो है ये रोटेटिंग वेक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ, मान लो I0 बहुत ज्यादा है तो ये मैक्सिमम हम लोग दिखाएंगे। लेंथ अगर छोटा है, मान लो I0 यहाँ 1 है तो ये 1, मान लो ये 2 है तो ये 2, मतलब इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रोटेटिंग वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वो क्या शो करती है, दैट शोज द पीक वैल्यू, वो पीक वैल्यू शो करती है। सिमिलरली ये ओमेगा टी, यहाँ पे ये ओमेगा टी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, मान लो मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये ओमेगा टी है बच्चों। तो अलोंग एक्स थीटा, थीटा की साइड में, आपको याद है ना दो कंपोनेंट्स हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ये ही होता है थीटा, थीटा की साइड में होता है कॉस थीटा। मान लो ये आर है तो ये बनेगा आर कॉस थीटा, एंड उसके परपेंडिकुलर साइड में क्या होता है, आर साइन थीटा। तो वैसे इसके भी दो कंपोनेंट्स बन गए। ये कौन सा हो गया, I0 दैट इज कॉस थीटा, थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी, I0 कॉस थीटा मतलब I0 कॉस ओमेगा टी, और उसके परपेंडिकुलर साइड में ये रहेगा दैट इज I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये उसके प्रोजेक्शन हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। तो वही यहाँ हमें मिला है I0 साइन ओमेगा टी। तो ये फेजर जो है बच्चों, ये E का भी आ सकता है, I का भी आ सकता है। मतलब जैसे हमने अभी यहाँ करंट का निकाला है वैसे ही अभी हम लोग किसका ड्रॉ करेंगे, वैसे सेम टू सेम हम लोग EMF का भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, देखो कैसे मैं बताती हूँ। यहाँ से प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा, हाँ अभी देखो, अब मैंने क्या किया, ये I0 जो है बच्चों, I0 बहुत छोटा दिखा है, लेकिन E0 की लेंथ मैंने थोड़ी बड़ी की है, उसकी लेंथ मैंने बढ़ाई है। क्यों पता है, E0 की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू I0। E0 हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि I का मतलब क्या, E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू R होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा, E डिवाइड बाई R। तो कौन सी वैल्यू बड़ी रहेगी, E इसके मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, R के मल्टीप्लीकेशन में हमें E मिल रहा है, तो E ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, और I जो है दैट इज E डिवाइड बाई R होता है, मतलब I हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग E की वैल्यू जो है, E का वेक्टर हमेशा उसकी लेंथ बड़ी रहेगी, ये E0 है, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है बच्चों। यहाँ पे E0 जो है वो हमेशा इसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम रहेगी, I0 की लेंथ कम रहेगी, ठीक है। सेम यहाँ पे ये एंगल क्या है, क्या शो करेगा आपको, ओमेगा टी शो करेगा। इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब होता है शैडो। अगर आपको ये प्रोजेक्शन वगैरह ये चीज़ें देखनी है ना बच्चों, तो रेफरेंस सर्कल मेथड जो ऑसिलेशन का मैंने टॉपिक लिया है वो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये इसका प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन थीटा की साइड में क्या रहेगा, E0 कॉस ओमेगा टी, और इसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन इस साइड में क्या रहेगा, E0 साइन ओमेगा टी। तो ऐसा ही ग्राफ, ये फेजर डायग्राम है EMF का, दिस इज अ फेजर डायग्राम ऑफ EMF। देखो फेजर डायग्राम ऑफ EMF, फेजर डायग्राम ऑफ EMF, एंड ये किसका है, दिस इज EMF ऑफ AC EMF है, ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल, EMF ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल, अल्टरनेटिंग सिग्नल, EMF ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल, ओके। एंड ये क्या है बच्चों, दिस इज अ
फेजर डायग्राम, फेजर मतलब ये रोटेटिंग वेक्टर को हम फेजर बोलते हैं बच्चों, और ये पूरा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है उसको फेजर डायग्राम बोला जाता है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ करंट ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल, या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ अल्टरनेटिंग करंट लिखा तो भी चलेगा, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा गया तो आप पहले तो डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये फेजर डायग्राम ऑफ ईएमएफ है, दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ करंट है। देन उसके बाद लेंथ ऑफ द फेजर शोज द पीक वैल्यू, हियर लेंथ ऑफ द फेजर शोज द peak value of EMF E0 और I0 we can say. Then projection on X axis, ये क्या है बच्चों, X axis, ये क्या है Y axis. Projection on X axis shows the instantaneous value, ये क्या है बच्चों, this is instantaneous value, मतलब हर एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, तो मान लो ये 1 सेकेंड की वैल्यू, 2 सेकेंड की, 3 सेकेंड की, 4 सेकेंड की वैल्यू, देन अगेन 0 सेकेंड की वैल्यू, अगेन -1, -2, -3 सेकेंड, मतलब ये वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है पर्टिकुलर सेकेंड के लिए। तो यहाँ मान लो मैंने 3 सेकेंड की वैल्यू पूछी, तो उस इंस्टेंट की वैल्यू कौन शो कर रहा है, ये ओके, ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, वैल्यू ऑफ EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली दिस शोज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, ये भी शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, प्रोजेक्शन जो है वो शो कर रहा है। इसको मैं लिख के दूं बच्चों आपको अच्छे से, ये तो आप डायग्राम ड्रॉ करो ही, इसके साथ देखो अभी मैं आपको डेफिनेशन पहले बताती हूँ। फेजर मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इट इज पहले डायग्राम ड्रॉ करो, उसके नीचे डेफिनेशन लिखो, उसके बाद में लिख के देती हूँ, रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी वेरिंग सिनुसॉइडली विद टाइम, एक रोटेटिंग वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रोटेटिंग वेक्टर, दिस रोटेटिंग वेक्टर represents a quantity varying sinusoidally with time is called a phasor and the diagram represents phasor is called phasor diagram। मैंने आपको बोला जो रोटेटिंग वेक्टर रहेगा वो फेजर रहेगा एंड उसकी जो डायग्राम है वो क्या शो करेगी, दैट शोज द फेजर डायग्राम। समझ में आया सबको, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख के देती हूँ, सब लोग अच्छे से लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, phasor starts from positive horizontal x-axis, positive horizontal x-axis in anti-clockwise direction, है ना। अगर एक्सप्लेन करने के लिए इनकेस पूछा जाए तो ऐसे लिखो, जो हमें पता है ना बच्चों उसको बस लिखते चलना है, दैट्स इट। और जितना लिखने की आपको, आप है ना रीड मत करो, बस आपके दिमाग में जो कुछ भी है ना तो उसको लिख लो नोटबुक पे, और जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका ज़्यादा लर्निंग होगा। देखो ट्राई करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। उसके बाद देखो लेंथ क्या बताती है हमें, पिक वैल्यू, लेंथ ऑफ रोटेटिंग वेक्टर shows peak value of current and voltage, shows the peak value of current and voltage। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस मतलब I0 cos थीटा और I0 sin थीटा हमें क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। projection on x axis, x and y axis shows
the instantaneous value of current and voltage. Instantaneous value of current and voltage, that is क्या है, I0 sin omega t and E0 sin omega t, और क्या है, I0 cos omega t and E0 cos omega t। ठीक है, ये शो करता है। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। अब सब लोग है ना बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करके बैठेंगे, हेडफोन लगाएंगे, टीवी से दूर बैठेंगे, मोबाइल को साइड में मत रखो, मोबाइल तो साथ पे ही लेके बैठना है, लेकिन बाकी सब कुछ जितना रहेगा अपना डिस्टरबेंस करने वाला व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह सब कुछ साइड में रखो और फोकस करो। देखो बच्चों, अभी जो मैं सर्किट्स पढ़ाने वाली हूँ आपको, वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाने वाले सर्किट्स है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको वो देखा जाए तो बहुत आसान है बच्चों। अभी मैं ऐसी सर्किट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ सब लोग कॉन्सेंट्रेट करके बैठें, स्ट्रेट बैठें, अपनी बैठने की पोजीशन स्ट्रेट रखें, बैक सीधी रखें, है ना। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, होप सो सब लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे। उसी तरह यहाँ पे अभी कंसंट्रेट करना है ताकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप लोग पूरी तरह जो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, देखो तो बच्चों अभी मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स पढ़ाने वाली हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स मतलब क्या, देखो यहाँ 3 टाइप के सर्किट्स हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग कंपोनेंट को हम लोग अभी एसी सोर्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला सर्किट जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड एसी सर्किट विथ इंडक्टर, एसी सर्किट विथ इंडक्टर, and third one AC circuit with capacitor, AC circuit with capacitor। ओके, तो ऐसे 3 टाइप के सर्किट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सर्किट अभी हम लोग देखने वाले हैं AC सर्किट विथ रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टर लेते हैं। इस रेजिस्टर को मैं एक एसी सोर्स कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टर और ये है हमारा एसी सोर्स। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ऑब्वियसली ये क्या है, एक एसी सर्किट है, इसका मतलब इसका जो EMF रहेगा वो उसका फॉर्मूला हम ये लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने वाला EMF E0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखो बच्चों, ये यहाँ से इसके अक्रॉस एक EMF जनरेट होगा E, राइट। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये E कितना होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू इससे फ्लो होने वाला जो करंट है, मान लो I जितना करंट हमने लिया है, ये कितना रहेगा I इंटू R। तो ये जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस की वैल्यू होगी बच्चों, उस इंस्टेंट की वैल्यू होगी, एंड दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही किसके इक्वल रहेगी, ये वैल्यू के इक्वल रहेगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है इस AC की वो इस वैल्यू के इक्वल रहेगी, मतलब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इस कंपोनेंट के अक्रॉस प्रोड्यूस होने वाला जो EMF है दैट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर इक्वल। आया समझ में? तो इसी को अभी मैं आपको अच्छे से लिख के देती हूँ। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सर्किट को एक्सप्लेन करने के बाद ये दोनों फॉर्मूले जो है उससे मैं अभी करंट का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दूंगी, एंड रेजिस्टर डीसी में कैसे बिहेव करता है एंड एसी में कैसे बिहेव करता है ये हम लोग देखेंगे। हमारा हर एक सर्किट का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ईएमएफ का फॉर्मूला तो सबके लिए सेम रहेगा।
ईएमएफ एंड देन उसके ऊपर से हम करंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दोनों का फेज डिफरेंस कितना है वो निकालेंगे, दोनों एसी में कैसे बिहेव करते हैं, डीसी में कैसे बिहेव करते हैं वो हम लोग देखेंगे। समझ में आए, मतलब जो भी कंपोनेंट है वो, तो उस तरह हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमने क्या सर्किट बनाया, वो सर्किट पहले लिख लो। कंसीडर अ रेजिस्टर, बहुत बार आपको ये इसका डेरिवेशन पूछा जाता है बच्चों, एज इट इज लिखोगे जैसे मैं बता रही हूँ। कंसीडर अ रेजिस्टर आर is connected across AC source having EMF E is equal to क्या है, E0 sin ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू आर। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ E इज इक्वल टू है I इंटू आर, और मैंने क्या बताया, ये दोनों जो वैल्यूज है वो इक्वल है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो है दैट इज द इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसकी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने क्या बताया था, याद है, उसका प्रोजेक्शन मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो ये प्रोजेक्शन ही है ना बच्चों। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसके ऊपर से क्योंकि हमें करंट का फॉर्मूला डिराइव करना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये किसके इक्वल होती है बच्चों, दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये ईएमएफ की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, इस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होती है। जितना यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे बच्चों, किरचॉफ ने वही कहा था ना, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने स्टडी किया, जितने कंपोनेंट्स हम यहाँ कनेक्ट करेंगे अगर सीरीज में है तो उन सब के अक्रॉस का पोटेंशियल जितना है उतना टोटल पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा, ईएमएफ यहाँ पे रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना है वो देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, आईआर पोटेंशियल ड्रॉप है, ईएमएफ इतना है। सो दैट आईआर इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आर को इधर शिफ्ट करो तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, E0 डिवाइड बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ये E0 डिवाइड बाय आर जो है पीक वैल्यू है, मतलब करंट भी पीक वैल्यू ही रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ईएमएफ उतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है। देयरफॉर I0 इज इक्वल टू, मैं क्या यहाँ पुट करती हूँ, E0 डिवाइड बाय आर, ये क्या है हमारी पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ I इज इक्वल टू क्या बनेगा, I0 इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द अल्टरनेटिंग करंट विच इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। ये अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ हमें फॉर्मूला मिल गया। तो बच्चों इसको मैंने नाम इक्वेशन नंबर 1 बोला है, इसको मैं क्या कहती हूँ, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अभी ये सबसे पहले तो हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे ईएमएफ का एंड करंट का। अभी देखो ऐसा हर एक फॉर्मूला जो है एसी सर्किट विथ रेजिस्टर का भी आने वाला है, इंडक्टर का भी आने वाला है एंड कैपेसिटर का भी आने वाला है। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है, देखो अगर मैं डीसी करंट ले लूँ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, फॉर्मूला क्या होता है आई का, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I0 इज इक्वल टू E0 आर ही होता है, E0 डिवाइड बाय आर ही होता है। तो जरा कंपेयर करो ये दोनों इक्वेशन को, इससे हमें ये पता चल रहा है बच्चों
कि ये जो रेजिस्टर है दैट इज सेम इन डीसी ऑल्सो एंड सेम इन एसी ऑल्सो। ये डीसी का है, ओम्स लॉ जो हम यूज करते हैं दैट इज फॉर डीसी। तो डीसी के लिए एंड एसी के लिए ये सेम बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या, रेजिस्टर फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, फ्रॉम द अबोव इक्वेशन, ऐसे लिखो, फ्रॉम द अबोव इक्वेशन we can conclude that resistor is same, या फिर वर्किंग ऑफ रेजिस्टर करो, working of resistor is same for AC as well as DC। मतलब क्या, that means resistor opposes to AC and DC also, ठीक है। तो ये हमारा AC सर्किट विथ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। अभी तक हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी इसका फेजर डायग्राम मैं आपको निकाल के दूंगी। फेजर डायग्राम के ऊपर से वेव डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको अच्छे से लिखना है, फिर मैं आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करके देती हूँ। देखो बच्चों, अब फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस मतलब क्या, करंट कितने एंगल से स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज कितने एंगल से स्टार्ट हो रहा है, करंट कितने एंगल से स्टार्ट हो रहा है वो। और देखो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करूं तो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि तो साइन का एंगल ओमेगा टी है, यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो साइन का एंगल ओमेगा टी है, दोनों का एंगल ओमेगा टी है। अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन लूं, फेजर डिफरेंस मतलब क्या, फेज डिफरेंस मतलब क्या, इस एंगल का एंड इस एंगल का दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब दोनों भी जीरो फेज डिफरेंस से चल रहे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। तो यही इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फेज डिफरेंस। तो दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो फेज डिफरेंस E is equal to E0 sin omega t, similarly I is equal to I0 sin omega t, therefore from above equation we can conclude that the phase difference between current and voltage in AC circuit with resistor, ऐसे ही लिखोगे बच्चों आंसर सेम टू सेम, विथ रेजिस्टर इज 0। कितना होता है, 0 फेज डिफरेंस होता है। तो देखो अभी इसका वेव डायग्राम हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका ग्राफ निकालना है, ईएमएफ और करंट वर्सेस टाइम। इसका ग्राफ कैसे निकालोगे, देखो अभी ग्राफ में क्या आएगा, वेव डायग्राम इधर निकालती हूँ बच्चों। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, देखो अब यहाँ पे भी देखो मैंने क्या बताया, ईएमएफ बड़ा रहेगा, ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती है, करंट की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ईएमएफ का ग्राफ ड्रा करती हूँ। अगर मैंने साइन 0 ये 0 पुट किया तो मुझे साइन 0 की वैल्यू 0 मिलती है, तो ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होगा, ग्राफ ऐसे 0 से स्टार्ट होगा,
ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया? दिस इज फॉर ईएमएफ। यहाँ 0 है, यहाँ क्या आएगा? दिस इज प्लस ई एंड दिस इज माइनस ई, ठीक है। सिमिलरली अभी करंट का ग्राफ कैसे मिलेगा? करंट का ग्राफ भी बच्चों यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ये डॉटेड जो मैंने दिखाई वो करंट का ग्राफ है, और करंट का ग्राफ जो है वो ईएमएफ के ग्राफ से छोटा पीक वैल्यू लेगा। तो इसका पीक वैल्यू छोटा है, तो ये करंट का ग्राफ है। एक काम करते हैं, इसको कलर चेंज करके बताती मैं आपको, इसको ना येलो कलर से दिखाती हूँ। तो ये हमारा करंट का ग्राफ है, ये इससे छोटा रहेगा इसका पीक वैल्यू, और वो भी सेम वैल्यू से चलेगा, है ना। तो देखो, ठीक है। तो ये किसका हो गया हमारा? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, एंड ये स्ट्रेट लाइन वाला किसका ग्राफ है? दैट इज ऑफ, दिस इज ऑफ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है? दिस वैल्यू इज ऑफ प्लस I0 एंड दिस वैल्यू इज ऑफ माइनस I0, ये 0 की है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे ये पीक वैल्यू। तो बच्चों ग्राफ इसका ऐसे आता है, दोनों का ग्राफ कंबाइन, दोनों सेम स्टार्ट करें क्योंकि दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है? 0, ठीक है। सिमिलरली अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं? एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है फेजर कुछ एंगल पे, कितना? ओमेगा टी। कितना एंगल है दोनों के बीच में? ओमेगा टी। बस क्या करना है, देखो अगर ये I0 है बच्चों, लेंथ क्या शो करती है? I0, और इससे बड़ा कौन रहेगा? दोनों एक ही लाइन पे आएंगे क्योंकि दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। इसका मतलब दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या शो करता है? ओमेगा टी की साइड पे, यहाँ देखो, यहाँ डॉटेड लाइन में ड्रॉ करती हूँ, तो ये हमें शो करेगा, क्या शो करेगा? I0 साइन ओमेगा टी, एंड ये क्या शो करेगा? दिस इज E0 साइन ओमेगा टी, ये शो करेगा I0 साइन ओमेगा टी। एक सेकेंड ना, I0 साइन ओमेगा टी एंड दिस इज E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये क्या शो करेगा? I0 कॉस ओमेगा टी, एंड ये शो करेगा, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा बच्चों, I0 कॉस ओमेगा टी लिखो ही मत, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा उतना। तो बस हमें साइन 0 लगता है ना, तो साइन 0 ही लिखो, दैट्स इट, ठीक है। ये लिखो ही मत, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, बस दैट्स इट, इतना ही लिखो आप लोग, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा किसका ग्राफ? दिस इज अ फेजर डायग्राम एंड दिस इज वेव डायग्राम, एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस का। और ये तीनों उसके साथ ये इसका एक्सप्रेशन, ये आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। इसका पहले अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में एज इट इज आप लोग इसको कॉपी करोगे। ओके बच्चों, अभी ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड सर्किट। तो सेकेंड एसी सर्किट कौन सा है हमारा? दैट इज एसी सर्किट विथ इंडक्टर। अब जैसे हमने रेजिस्टर लगाया था वैसे हम लोग यहाँ पे इंडक्टर लगाएंगे। इंडक्टर आपको याद है? इंडक्टर अगर नहीं याद तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या किया था? एक कॉइल ली थी, उस कॉइल के अंदर से हमने चेंजिंग करंट पास किया था। इस बार हम लोग चेंजिंग करंट कौन लेने वाले हैं? हमारा एसी करंट लेने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने वेरिएबल करंट लिया था, करंट को हमने चेंज किया था। इस बार हमारा करंट ऑलरेडी चेंजिंग है क्योंकि हमने एसी लिया है। तो हमें ये इसका रूल आपको याद है, मैंने बताया था। ये कुछ ऐसे बिहेव करता है, मान लो कोई शॉपकीपर हो, उसने किसी पर्सन को काम पे रखा, उसने उसको ट्रेन किया। अब वो पर्सन उस शॉपकीपर को ही क्या कर रहा है? अपोज करने का काम कर रहा है, और उसने उसके बाजू में ही दूसरा शॉप खोल दिया और अभी इसको अपोज कर रहा है। कुछ ऐसे इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा। तो सेम यहाँ पे देखो, यहाँ चेंजिंग करंट पास हो रहा है। तो चेंजिंग करंट जब इसके अंदर से पास होगा तो ये करंट इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? उसका खुद का एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो खुद का करंट होगा उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट।
और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट इसको बोला जाता है, मतलब ईएमएफ भी चलेगा। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है, आने वाले करंट को अपोज करने का काम करता है। मतलब ये अगर इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करने का काम करेगा, ये अगर डिक्रीजिंग है तो वो उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। ये डिटेल में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया था और इसके हिसाब से हमने इसका फॉर्मूला देखा था। क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इंडक्टर यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर देखने से पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपने पढ़ा है तो एसी सर्किट पढ़ो, क्योंकि दोनों भी लिंक है और दोनों एक दूसरे को लिंक होने की वजह से उनके जो फॉर्मूलेज है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो बच्चों अभी इसी का यूज करके ईएमएफ तो यहाँ चेंज नहीं होगा, ईएमएफ सेम रहेगा E0 साइन ओमेगा टी, लेकिन हमें चेक ये करना है कि इस सर्किट में करंट आगे रहेगा कि पीछे रहेगा, करंट लैग करेगा ईएमएफ को कि लीड करेगा, ये हमें चेक करना है। इसका मतलब हमें करंट का फॉर्मूला एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट सर्किट में डिराइव किया वैसे इस सर्किट में भी हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक कॉइल, ठीक है, जो कि हमारा इंडक्टर है। इस इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया एक एसी सर्किट। एसी सर्किट कनेक्ट करने के बाद इसका E इज इक्वल टू होगा E0 साइन ओमेगा टी। ओके, इसमें से करंट पास हो रहा है I, इसमें से करंट पास हो रहा है I, ठीक है। अब यहाँ पे एज यूजुअल पहला पॉइंट हमारा आएगा, कंसीडर, सेम उसी तरह करना है बच्चों एज इट इज, ऐसे ही कॉपी करना है। कंसीडर एन इंडक्टर, consider an inductor is connected across AC source having EMF is E is equal to E0 sin omega t, having EMF E is equal to E0 sin omega t. This is equation number 1, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ व्हेन करंट इज चेंजिंग देन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पहले प्रोड्यूस होगा, magnetic flux is produced and due to that magnetic flux induced EMF is produced in the coil and according to Lenz law, वो फॉर्मूला मैंने बताया था वो लिखेंगे। सो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने स्टडी किया है बच्चों ये फैराडेज लॉ, ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में भी फैराडे लॉ बताया था। फैराडेज लॉ, ड्यू टू चेंज इन करंट, changing current magnetic flux produced in the coil and EMF is induced in the coil, बच्चों सबकी पढ़ाई जोर से चल रही होगी है ना, होप सो सबका अभी रिवीजन स्टार्ट हो गया होगा, ऐसे मुझे लग रहा है सब लोग ट्रैक पे है ना अच्छे से। EMF is induced in the coil according to Lenz law। अभी according to Lenz law हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, according to Lenz law, इसको माइनस साइन आता है क्योंकि वो अपोज करता है बच्चों। E इज इक्वल टू, यहाँ E मत लिखो, यहाँ E डैश, अगर आपने इसको E कहा है तो इसके अक्रॉस का हम E डैश लेंगे, ठीक है। तो E डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस L इंटू डी आई बाय डी टी, ठीक है बच्चों। अब किरचॉफ ने क्या कहा था जरा याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ सर ने क्या कहा था कि इसका EMF और इसका EMF दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, है ना। मतलब जितना यहाँ अप्लाई होता है उतना ही तो यहाँ ड्रॉप होता है। इसका मतलब E एंड E डैश दोनों भी क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन होता है। कैसे देखो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ
E इज इक्वल टू माइनस ई डैश, मतलब क्या, E इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, E प्लस ई डैश, जितने भी वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप EMF है, उन सब की एडिशन होती है 0, तो इससे हमें मिलता है E इज इक्वल टू माइनस ई डैश, है ना। तो ये माइनस ई डैश जो है वो यहाँ से पुट कर दो इसका वैल्यू, तो E इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी, तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस L इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये मुझे मिला EMF का फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ, कैसे, देखो मैं क्या करती हूँ, इस L को इधर शिफ्ट करती हूँ, ठीक है। इस L को मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, एक सेकेंड ना, इसको मैंने शिफ्ट किया तो इस साइड आके डिवाइड होगा, मतलब E डिवाइड बाय L बनेगा। dt को भी शिफ्ट कर दो तो ये dt बनेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, di आएगा, ठीक है। अब मुझे टोटल करंट चाहिए बच्चों, तो अगर मुझे टोटल करंट चाहिए होगा तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन उसके पहले मैं क्या करती हूँ, ये क्या आ गया, मैं क्या करती हूँ, चला गया, डर गया मुझे मैं क्या करती हूँ, इसी का फॉर्मूला पुट करती हूँ, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे टोटल करंट चाहिए। ये जो डी आई है ना, ये छोटू सा करंट मिला है मुझे, डी हम किसके लिए लेते हैं, छोटू से करंट के लिए, तो ये छोटू सा करंट मिला है, उसको मैं इंटीग्रेट करके मैं टोटल करंट लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा और एक स्लाइड लेना चाहूंगी, तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करती हूँ। देखो डी आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू डी टी, ठीक है। ई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, E0 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे पुट करते हैं, डी आई इज इक्वल टू 1/L E0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E0 अपॉन L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। E0 अपॉन L कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, डी आई का इंटीग्रेशन आता है I इज इक्वल टू E0 अपॉन L को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बच्चों साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे पुट कर दो, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे पुट कर दो, I इज इक्वल टू E0 अपॉन L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, ये क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी जो है, मुझे दोनों को किसके फॉर्म में लाना है बच्चों, उस दोनों को मुझे साइन के फॉर्म में लाना है, क्योंकि एक कॉस के फॉर्म में है, एक साइन के फॉर्म में है, EMF साइन के फॉर्म में है, करंट कॉस के फॉर्म में, तो मुझे दोनों को क्या करना है, साइन के फॉर्म में लाना है। तो मैं कैसे लाती हूँ लेकिन उसके पहले जो हमारा इंटीग्रेशन है वो C जो है उसको मुझे हटाना है, तो C जो यहाँ पे रहेगा दैट इज डिपेंड्स ऑन द टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है, तो वो हमने नहीं लिया तो भी चलेगा, और उसके करंट के डायमेंशन सेम होते हैं तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ वैसे भी फिजिक्स में हम C नहीं लगाते बच्चों के, आपको मैथ्स में लगाना पड़ता है C, लेकिन फिजिक्स में C नहीं लगाए तो भी चलता है, ठीक है। इसको हम हटा देते, टाइम डिपेंडेंट इट इज एंड डायमेंशन ऑफ करंट एंड I सेम, सो वी कैन अवॉइड इट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगी, E0, ये माइनस में आगे लगा देती हूँ, E0 इंटू कॉस ओमेगा टी, एक मिनट है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखती हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी E0 डिवाइड बाय ओमेगा L, ये माइनस लगा दिया, इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करती हूँ, देखो कैसे अरेंज करती हूँ। हमें पता है कि साइड में ये फॉर्मूले लिखते चलो जो मैं बताती हूँ बच्चों, हमें पता है, देखो आपको याद है ट्रिगोनोमेट्री का ये टर्म हम यहाँ पे अभी यूज करने वाले हैं, ये π/2, ये 0, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π, ये होता है ऑल सिल्वर टी कप्स, है ना, या फिर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने स्टडी किया होगा मैथ्स में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लेते हैं π/2 माइनस थीटा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग लेते हैं π/2 प्लस थीटा, है ना। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, रिमेनिंग ऑल आर निगेटिव है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइन जो है कॉस को मैं थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ। और एक बात, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहाँ नो चेंज होता है, यहाँ नो चेंज होता है, और यहाँ चेंज करते हैं हम टर्म को। क्या चेंज करते हैं बच्चों, साइन का हम लोग कॉस लेते हैं, कॉस का हम लोग साइन लेते हैं। सीधा अभी पॉइंट पे आती हूँ। क्या पॉइंट देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा या फिर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, दोनों भी चलेगा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इनकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पाई बाय 2 को चेंज है तो साइन का कॉस बनता है, तो कॉस थीटा मिलता है। सिमिलरली पाई बाय 2 सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलता है, पॉजिटिव, एंड चेंज होता है तो पाई बाय 2 को चेंज होता है। अगर मैं पाई प्लस लेती तो वो चेंज नहीं होता है ना, तो ये कॉस थीटा मिलता है। तो इन प्लेस ऑफ दिस कॉस थीटा मेरे पास दो चॉइसेस है, एक तो मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा भी पुट कर सकती हूँ या पाई बाय 2 प्लस थीटा भी पुट कर सकती हूँ। बट मैं अगर ये माइनस थीटा वाला टर्म ले लूँ ना तो मेरा ओमेगा टी माइनस बन जाएगा। कैसे ओमेगा टी माइनस बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, उसकी वजह से वो माइनस बन जाएगा। मुझे माइनस ओमेगा टी अलाउड नहीं है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज फेजर डायग्राम जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव ही लगाएंगे, यहाँ हम लोग नेगेटिव नहीं लगाएंगे। ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं इस कॉस थीटा को रिप्लेस करके ये लेती हूँ, ये मैं नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ पे मेरा ये माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये माइनस की वजह से मेरा ओमेगा टी माइनस बन जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इसकी जगह पे ये लिखती हूँ, तो क्या बनेगा देखो, I इज इक्वल टू माइनस E0 डिवाइड बाई ओमेगा एल इंटू कॉस की जगह पे मैं लिखूंगी ये वाला टर्म, दैट इज साइन पाई बाय 2। हमारा थीटा एंगल क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी, तो मैं यहाँ लिखूंगी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देती हूँ। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे मैथ्स यूज़ करने वाले हम लोग, तो मैथ्स जिनका नहीं है उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब ये माइनस E0 अपॉन ओमेगा एल साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी को अभी हम और इस माइनस को मैं अंदर लगा देती हूँ, माइनस मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब क्या आएगा देखो, साइन माइनस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, इसको अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, E0 अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन, ये माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो पाई बाय 2 प्लस का बनेगा माइनस और ये माइनस का बनेगा प्लस, तो जो प्लस है पहले लिखो, पाई बाय 2 को बाद में लिखो, ठीक है, चलेगा। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा ओमेगा एल है इसको हम एक नाम देने वाले हैं, क्या देखो, इस ओमेगा एल को मैं यहाँ पे एक्सेल बोलने वाली हूँ, लेट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन इट, क्योंकि एक्सेल के ऊपर बहुत सारे सवाल है, एंट्रेंस में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको और यहाँ पे भी बहुत सारे हैं। तो ये एक्सेल इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी जगह पे हम 2 पाई एफ लिखते हैं या 2 पाई बाई टी भी लिखते हैं। तो ये 2 पाई एफ इंटू एल है और इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो काम रेजिस्टर के कंपोनेंट में रेजिस्टेंस कर रहा था, यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है उसका रोल, इंडक्टेंस परफॉर्म कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस परफॉर्म कर रहा है, जो अपोज कर रहा है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि ये किसको अपोज करता है, एसी को कि डीसी को, चेक कर लेंगे, बट फिलहाल इस डेरिवेशन में उसको मत इंक्लूड करो। यहाँ पे बस आप क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका सेपरेट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। तो इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, I इज इक्वल टू E0 अपॉन एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो बच्चों
ये E0 अपॉन XL जो है इसको हम कहते हैं I0 पीक वैल्यू। E0 अपॉन XL इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसको हम क्या कहेंगे? पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू मिलेगा I0 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो बच्चों ये मुझे मिलता है अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला, जिसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे एक काम करना है आपको। अभी इन दोनों को हमें चेक करके फेजर डायग्राम निकालना है। अब यहाँ पे देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी आपको, फिलहाल तो बस फॉर्मूला लिख लो आप लोग, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इक्वेशन 1 को याद रखो, यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैं अभी उठाने वाली हूँ यहाँ से। एंड देन यहाँ पे जो मैंने अभी आई का फॉर्मूला आपके लिए डिराइव करके दिया है ना, ये आई का फॉर्मूला हम लोग उठाएंगे। दोनों को जरा चेक करके अभी हम लोग फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम निकालेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। क्या किया समझ में आया? देखो, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी लिया, इंडक्टर का फॉर्मूला E डैश इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी लिया, उसको मैंने अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ उसको मैंने E इज इक्वल टू माइनस ई डैश के फॉर्म में लाया, उसको पुट किया, आई की टर्म को साइड में ले लिया, बाकी सब टर्म्स को मैंने साइड में ले लिया, एंड सभी टर्म्स को क्या किया, आगे जाके इंटीग्रेट किया बोथ साइड से। इंटीग्रेट करने के बाद ये टोटल करंट की वैल्यू मुझे मिल गई। मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, उससे मुझे कॉस ओमेगा टी आया। कॉस ओमेगा टी को मैंने साइन के फॉर्म में लिखा, क्योंकि मेरा E जो है वो साइन के फॉर्म में था, क्योंकि उसके सिवाय मैं फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकती थी, तो इससे मुझे मिलता है साइन। वैसे हम निकाल सकते थे बच्चों कॉस का ग्राफ यूज़ करके, है ना, कॉस का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होता। एक बात याद रखो, यहाँ पे देखो, जो साइन का ग्राफ होता है ना बच्चों, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है यहाँ से, लेकिन कॉस का जो ग्राफ होता है वो एक तो यहाँ से स्टार्ट होता है या फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखो, कॉस का ग्राफ कभी भी पीक वैल्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, एंड साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम होती है, एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा ऊपर या नीचे प्लस या माइनस पीक वैल्यू से स्टार्ट होता है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है साइन। उससे भी हमें पता चल जाता वैसे, बट हमने क्या किया, उन दोनों को साइन के फॉर्म में लगा दिया। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये पता चलता है बच्चों, इसमें माइनस ओमे पाई बाई 2 आ रहा है, लेकिन E के फॉर्मूले में चेक करो बस ओमेगा टी आ रहा है, तो ओमेगा टी एंड माइनस पाई बाई 2, इससे हमें ये पता चल रहा है कि I जो है वो माइनस है, ओमेगा टी को माइनस मतलब लैग कर रहा है, मतलब पीछे है। E जो है वो आगे भाग गया और I जो है वो पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया? I0 जो है, I जो है वो 90 डिग्री एंगल से पीछे रह गया, लैग कर गया। लीड कौन कर रहा है फिर? E, है ना। एक मिनट, अभी मैं इसको आपको लिख के देती हूँ। नाउ फेज डिफरेंस अब हम लोग देखेंगे। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस दोनों के अंदर E इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी, एंड I इज इक्वल टू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और दोनों से हमें पता चलता है फ्रॉम अबो टू इक्वेशंस, फ्रॉम अबो इक्वेशंस we can conclude that EMF is leading with the angle pi by 2 by करंट से कितना आगे है वो, पाई बाई 2 जितना आगे है। ठीक है, अब इसका ग्राफ निकालते हैं बच्चों। देखो इसका वेव डायग्राम कैसे आएगा। ऑब्वियसली अभी E इज इक्वल टू क्या है, साइन ओमेगा टी। साइन 0 में पुट करूँ तो ये यहीं से स्टार्ट होगा 0 से, तो ये हमारा साइन 0 मिलेगा। ठीक है, ये साइन 0। ओके, आगे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, प्लस E0 की, एंड ये वैल्यू किसकी है, माइनस E0 की।
एंड ये है 0। उसके बाद यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बच्चों माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू मतलब ऊपर से आएगा और माइनस पाई बाई टू मतलब नीचे से आएगा। अगर मैं ये 0 पुट करूँ t0 तो ये मुझे माइनस पाई बाई टू मिलेगा। देखो t अगर मैंने 0 पुट किया तो साइन की वैल्यू मिलेगी 0, ये पूरी टर्म 0 बनेगी, माइनस पाई बाई टू मतलब ये मुझे मिलेगा साइन माइनस साइन पाई बाई टू, है ना, माइनस आगे ले लिया, माइनस साइन पाई बाई टू मतलब 90 की वैल्यू होती है -1, माइनस मतलब नीचे, है ना, माइनस E0, ये माइनस E0 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी माइनस I0 से आएगा, मतलब यहाँ से आएगा, लेकिन ये हमें छोटा दिखाना है E0 से, क्योंकि E0 हमेशा बड़ा होता है, I हमेशा छोटा होता है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बच्चों, E0 यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ ऐसे पास होगा, वो सेम यहाँ से अभी इसका वैल्यू हमें छोटा दिखाना है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा एंड देन यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मिला I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके डन। एंड ये क्या है, दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज लिख दो, ये है हमारा माइनस I0, ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने, और ये है हमारा पीक वैल्यू किसका, प्लस I0 का। ऐसे हम लोग इसका वेव फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। देखो माइनस से मतलब नीचे से स्टार्ट किया। अब आते हैं फेजर डायग्राम की तरफ। फेजर डायग्राम देखो पहले अभी क्या आएगा, इसको मैं रफ करती हूँ। देखो फेजर डायग्राम के अंदर, फेजर डायग्राम क्या मिलेगा, बच्चों यहाँ पे मान लो मैंने E0 दिखाया, ठीक है। E0 कितने एंगल पे है, ये ओमेगा टी जितने एंगल पे है। अब I0 इसके पीछे है ना, ये तो पीछे रह गया, आगे कौन चला गया, E0 चला गया। ये आपको पता है बच्चों, ये किसकी, मुझे तो ये बातें सुन के ना एक स्टोरी याद आती है, किसकी पता है, वो कछुए की स्टोरी नहीं क्या, वो स्टोरी मुझे याद आती है। कुछ ऐसा ही है ना, दोनों भागते हैं, ये थोड़ा पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया, 90 डिग्री से पीछे रह गया, ये मुझे थोड़ा छोटा दिखाना है। देखो रैबिट और कछुए में रेस लगती है, आगे कछुआ, पहले कछुआ धीरे धीरे चलता है, पीछे रह जाता है, फिर रैबिट आगे भागता है और देखता है कछुआ बहुत पीछे, फिर सो जाता है वो स्टोरी, छोटे बच्चों की स्टोरी मुझे याद आ गई। तो अभी यहाँ हमारा रैबिट कौन है, रैबिट है हमारा E0 और ये हमारा कछुआ बेचारा पीछे रह गया। अब देखो आगे के इक्वेशन में जब मैं बताऊंगी ना आपको, तो ये कछुआ सो जाएगा और ये उसको लीड कर जाएगा, ऐसी स्टोरी है। तो ये हमारा कछुआ बेचारा अभी पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया बच्चों, 90 डिग्री से, π/2 जितने एंगल से ये क्या हो गया, पीछे रह गया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों हमारा, ये वही है ना, यहाँ का एंगल, इसका प्रोजेक्शन, ये कितना है, E0 साइन ओमेगा टी, ये पीछे रह गया। I0 छोटा दिखाना है, E0 हमेशा बड़ा दिखाना है। और ये क्या है हमारा, दिस इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, तो ये हमारा फेजर डायग्राम, कुछ ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अभी ये पूरा इंडक्टिव सर्किट जितना मैंने बताया है, जितना एक्सप्लेन किया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम निकालो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से अपनी नोटबुक में कॉपी करना है बच्चों। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए बच्चों, अभी तक हो गया एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस हमने स्टडी किया, अब एसी सर्किट विथ इंडक्टर हमने स्टडी किया। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा एसी सर्किट, दैट इज एसी सर्किट विथ कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट विथ कैपेसिटर। ये है हमारा एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब क्या बच्चों, कैपेसिटेंस मतलब यहाँ पे हम लोग अभी कैपेसिटर लगाने वाले हैं। रैबिट की स्टोरी याद है, दोनों ने रेस स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया दोनों ने रेस स्टार्ट किया। तो इनिशियली कौन आगे भागता है, रैबिट आगे भागता है,
बेचारा कछुआ पीछे रह जाता है। अभी लास्ट स्टोरी में कछुआ पीछे रह गया था, अब इस स्टोरी में उल्टा हो जाएगा बच्चों। कछुआ अपना रैबिट सो जाएगा और कछुआ आगे भाग जाएगा। कछुआ कौन है? अपना करंट है ना, याद रखो, कछुआ अपना करंट है और ईएमएफ अपना रैबिट है। तो ये स्टोरी में क्या होते हैं देखते हैं। चलो, कैपेसिटेंस, एसी सर्किट विद कैपेसिटेंस में हम लोग हमारा कैपेसिटर ये कंपोनेंट लेने वाले हैं एंड कैपेसिटर को हम लोग एक एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे कैपेसिटर लेती हूँ, कैपेसिटर को मैं ईएमएफ अप्लाई, एसी ईएमएफ अप्लाई करती हूँ। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर एंड इस कैपेसिटर को मैंने अप्लाई किया, दैट इज ईएमएफ। ठीक है, सो दिस इज द कैपेसिटर और ये हमारा ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या है, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो बच्चों, अभी कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर क्या करता है? हाफ साइकिल में खुद को चार्ज करेगा। एसी सिग्नल है ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में खुद को डिस्चार्ज करेगा। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज डिस्चार्ज, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये उसकी कैपेसिटी होती है, ये उसका काम है। मतलब फंक्शनिंग क्या है उसका? चार्ज को टेम्पररी स्टोर करना एंड देन डिस्चार्ज करना, निगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज करेगा। और तो और एसी जो होता है वो हमेशा क्या करता है बच्चों? अपना कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर हमेशा एसी को अलो करता है और डीसी को ब्लॉक करने का काम करता है। वो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इंडक्टर का भी बताऊंगी क्या करता है इंडक्टर, और अपना कैपेसिटर क्या करता है ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसका सर्किट स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो बाकी की जो एसी डीसी ब्लॉक करने का क्या फंक्शनिंग है वो बताऊंगी। सबसे पहले देखो, अभी ये सर्किट जो है इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट लिखो, कंसीडर कैपेसिटर connected to an AC source, okay. EMF of the capacitor, EMF of that AC source, EMF is E is equal to क्या है, E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, सब में E0 sin ओमेगा टी ही रहेगा EMF। अब बात करते हैं बच्चों कैपेसिटर का काम क्या है। कैपेसिटर क्या करेगा? व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर देन इट स्टोर द चार्ज ऑन इट्स प्लेट। ओके, वो चार्ज स्टोर करेगा एंड इट विल अल्टरनेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज टू इटसेल्फ बाय यूजिंग द एसी सिग्नल, है ना। तो वो लिखना है हमें यहाँ पे ही लिखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली है क्योंकि अभी डेरिवेशन भी देखना है इसका। कैपेसिटर स्टोर चार्ज in its plates, okay. Capacitor store charge in its plates and it will alternately charge and discharge by using AC सिग्नल। बच्चों जो हमें पता है वो लिखना है, बस दैट्स इट। अब अगर ये चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो इसकी चार्जिंग की कुछ कैपेसिटी होती है बच्चों, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, उसके अंदर हमने ये इंडक्टर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टडी किया था, कैपेसिटर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी किया था। तो उसकी जो कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वो हम कैसे निकालते? बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, राइट। सो Q इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग C इंटू V लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पोटेंशियल की जगह पे हमने EMF E लिया है, तो हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C इंटू E लिख सकते हैं। तो E क्या है यहाँ पे? E0 साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू C इंटू
E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्यू मिला, बट हमें क्यों नहीं, हमें क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट। हर एक सर्किट में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे भी हमें अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करना है। बच्चों करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt, है ना। इसका मतलब अगर इस चार्ज को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे करंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ dq बाई dt, मतलब dq बाई dt इज इक्वल टू d अपॉन dt, और यहाँ q की जगह पे ये फुल इक्वेशन लिख दो, E0 साइन ओमेगा t। अब यहाँ पे देखो c जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। ये टोटल टर्म किसका है, i का, तो मैं इसकी जगह पे i लिखती हूँ। यहाँ c कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। E0 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। डेरिवेटिव ऑफ साइन, यहाँ पे बस ओमेगा टी, टी की टर्म कौन है, साइन वाली, तो साइन को ही हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस ओमेगा टी, एंड कॉस ओमेगा टी को वापस हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, नॉट कॉस ओनली दिस, ओमेगा टी को वापस डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू मिलेगा सी इंटू E0, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, एंड वापिस अगर मैंने ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट किया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, तो टी का डेरिवेटिव 1 आएगा और यहाँ पे बस ओमेगा बचेगा। मतलब यहाँ मुझे इक्वेशन मिलता है I इज इक्वल टू E0 इंटू ये ओमेगा, ओमेगा इसके साथ लिखती हूँ बच्चों, ओमेगा सी, ये सी यहाँ का ओमेगा एक जगह लिखा, और ये हो गया हमारा कॉस ओमेगा टी विल बी एज इट इज। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को है ना E0 अपॉन आर के फॉर्म में लाना है। E0 पीक वैल्यू ऊपर होना चाहिए और डिवाइड बाय आर, जैसे हर एक सर्किट में टर्म आया था वैसे यहाँ पे भी डिवाइड बाय आर जैसा टर्म मिलना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, ये जो ओमेगा सी है ना उसको नीचे शिफ्ट करती हूँ। डायरेक्टली हम लोग नीचे उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ये तो मैथ्स के खिलाफ हो गया। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है क्या, यस, आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल नीचे शिफ्ट करो, तो मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, इक्वेशन भी हमें एज इट इज मिल जाएगा। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ, वहाँ पे मैं बताती हूँ क्या है। I इज इक्वल टू E0 ओमेगा सी, है ना। एक मिनट है बच्चों, ब्लैक बैकग्राउंड, यस। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो जरा, I इज इक्वल टू E0 एज इट इज रखो, और ओमेगा सी जो है उसको 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी करो इनटू कॉस ओमेगा टी एज इट इज। अब बच्चों वापिस जैसे हमने लास्ट टाइम वो डिवाइड बाय टर्म को हमने नामकरण किया था, याद है, एक्सी नाम, एक्सेल नाम दिया था, वैसे यहाँ की जो डिवाइड बाय टर्म है उसको मैं एक्सी नाम देती हूँ। तो देखो 1 अपॉन ओमेगा सी को मैं क्या कहूँगी, एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, एक्सी एंड एक्सेल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से ये दो फॉर्मूलेस के ऊपर होते हैं। तो एक्सी एंड एक्सेल का एक डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। फिलहाल हम एसी सर्किट्स के डेरिवेशन स्टडी कर लेते हैं। तो वो एक्सी इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहेंगे इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बच्चों जो काम रेजिस्टेंस के सर्किट में रेजिस्टर कर रहा था, इंडक्टर के सर्किट में एक्सेल कर रहा था, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कर रहा था, वही काम कैपेसिटर के सर्किट में कौन कर रहा है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब एक्सी कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सी। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो I इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय ये 1 अपॉन ओमेगा सी को मैं लिखूंगी एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी। लेकिन इससे हमें प्रेडिक्ट नहीं हो रहा है, इससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सक रहे कि यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है और ई के फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी है, तो हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि कौन आगे है कौन पीछे, हमारा रैबिट आगे है या हमारा कछुआ आगे है, कौन आगे है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन को वापस साइन के फॉर्म में लिखूंगी। मैंने आपको बताया था इंडक्टर सर्किट में कि ओमेगा टी हमेशा आगे होना, ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सेम देखो अभी क्या हो गया,
ये है अपना 0, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2 एंड ये है 2 पाई, राइट। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा एक टर्म होती है एंड पाई बाई 2 प्लस थीटा एक टर्म होती है। तो हम लोग यहाँ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को ट्रिगोनोमेट्री साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ऑल सिल्वर टी कप्स, सिल्वर मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 को चेंज होता है तो कॉस आएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन बनता है, तो यहाँ बनेगा कॉस थीटा। अपना ट्रिगो यूज किया है बच्चों, अगर जिसका मैथ्स नहीं है वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है यहाँ पे कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। बट यहाँ पे थीटा की जगह पे कौन है, ओमेगा टी, सो आई शुड राइट इन प्लेस ऑफ थीटा ओमेगा टी हियर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी I इज इक्वल टू E0 अपॉन एक्स सी, कॉस की जगह पे ये फॉर्मूला लिखो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर एवरीवन? देखो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा है ना, मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो ये E0 क्या है बच्चों, यहाँ पे E0 डिवाइड बाई एक्सी क्या है, रिएक्टेंस, मतलब ही अपोजिशन का काम करता है, तो इसको हम लिखेंगे I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन एक्सी। तो ये हमारी पीक वैल्यू है, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये पीक वैल्यू का फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करती हूँ I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। देखो अभी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, देखो तो बच्चों इन दोनों से, ये रहा इक्वेशन 2, इन दोनों से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो हमारा E क्या है, फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं, फेज डिफरेंस E इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी, राइट। I इज इक्वल टू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कौन आगे चला गया बच्चों, रैबिट सो गया था और रैबिट को सोने ही दिया कछुए ने, और कछुआ आगे चला गया यहाँ पे, है ना। देखो कितने एंगल से वो आगे चला गया, पाई बाई 2 के एंगल से वो आगे चला गया यहाँ पे। मतलब यहाँ कौन लीड कर रहा है, कछुआ लीड कर रहा है, मतलब अपना करंट यहाँ लीड कर रहा है और ईएमएफ को उसने पीछे छोड़ दिया, राइट। इसका मतलब हम बोलेंगे फ्रॉम अबव टू इक्वेशंस, फ्रॉम above two equations we can conclude that current is leading with an angle pi by 2 by EMF, ओके। ये इसका फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें निकालना है बच्चों फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम देखो क्या आएगा यहाँ पे, पहले वेव डायग्राम निकालते हैं। तो वेव डायग्राम ऐसे ही अगर आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो एज इट इज आप लोग इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिख के दिया है, एज इट इज आपको आंसर लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ हमें पता है ओमेगा टी, अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये साइन 0 0 बनेगा और ये पूरा टर्म 0 बनेगा, E इज इक्वल टू 0। तो ये स्टार्ट 0 से होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये हो गया हमारा ईएमएफ, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब देखो कलर चेंज करती हूँ, I का लिखना है। I देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ, T इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ बच्चों, तो ये टर्म पूरा 0 बनेगा। तो I इज इक्वल टू मुझे मिलेगा I0 साइन पाई बाई 2। इसका मतलब
ये 90 की वैल्यू हो गई, तो I इज इक्वल टू मुझे मिलेगा I0, मतलब यहाँ +1 मिल रहा है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसका ये पीक वैल्यू दे देते हैं। ये क्या है हमारा +E0, ये क्या है हमारा दैट इज -E0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम I की टर्म को ड्रॉ करेंगे, तो I कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है हमारा +I0, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे, देखो ये है हमारा करंट, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया। दिस इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। और ये क्या रहा, दिस इज -I0। समझ में आया बच्चों, ऐसे वेव डायग्राम निकालोगे आप लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका फेजर डायग्राम बताती हूँ। देखो अब इसका फेजर डायग्राम आएगा कि यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे हमारा करंट लीड कर रहा है π/2 जितने एंगल से, एंड E पीछे रह गया, EMF पीछे रह गया। तो क्या आएगा देखो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, क्योंकि देखो मुझे हर एक स्टूडेंट के बारे में सोचना है। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग नहीं होता सबका, तो मैं सबकी लेवल सोच के सबका मतलब सबके बारे में सोच के फिर मैं लेक्चर बना रही हूँ। थोड़ा स्लो, क्योंकि देखो आप मेरा स्पीड बढ़ा सकते, स्लो नहीं कर सकते। स्लो भी कर सकते हैं क्या, इतना भी ज़्यादा स्लो नहीं कर सकते है ना। तो आप मेरा स्पीड बढ़ा सकते हैं 2 के स्पीड से, बट जिनको धीरे धीरे समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग उनका लो है, मतलब बहुत धीरे धीरे उनको समझ में आता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। चाहे तो जिसको लगता है बहुत ज़्यादा स्लो है वो मुझे 2 के स्पीड से भगा सकता है। तो ये हो गया हमारा ओमेगा टी, ठीक है। अभी इस ओमेगा ये E0 के आगे यहाँ पे लिया था ना हमने, अब ये मैंने क्या बोला, अभी हमारा रैबिट सोया हुआ है, E0 वही का वही है, देखो सो गया, वो आगे भाग गया और सो गया। कछुआ बहुत दूर है, थोड़ी नींद निकाल लेता हूँ, तो वो सो गया। अब हमारा कछुआ धीरे 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 आगे भाग गया। कितना आगे भाग गया, 90 डिग्री से। लेकिन ये कछुआ छोटा है ना, रैबिट ज़्यादा बड़ा है, कछुआ छोटा दिखाओ, I0 हमेशा छोटा रहेगा। ये रहा हमारा कछुआ, कछुए ने कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री, यहाँ से 90, ये यहाँ से 90 प्लस ओमेगा टी, है ना। तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, ओमेगा टी प्लस। तो ये है हमारी टर्म I इज इक्वल टू I0 साइन, काम करती हूँ, इसको थोड़ा रफ करती हूँ, यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ मैं, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। और ये कितना है, दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ओके। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालते चलो, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ सबका स्क्रीनशॉट निकालते चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे फाइनली कछुआ आगे पहुँच चुका है, मतलब हमारा करंट आगे पहुँच चुका है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, वो तो गया उसके टारगेट पे, अभी हमें हमारे टारगेट पे जाना है। तो हमारा टारगेट क्या है अभी आगे का मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि एक्सेल और एक्सी दोनों को हमें डिटेल में स्टडी करना है, जो कि हमारे इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो अभी मैं आपको एक्सेल एंड एक्सी के बारे में बताती हूँ बच्चों। तो सबसे पहले अभी हम एक्सेल को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सी को एक्सप्लेन करूँगी। इससे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि एक्सेल के सर्किट में, मतलब इंडक्टर के सर्किट में एसी जाएगा या डीसी जाएगा, कौन जाएगा, या दोनों जाएंगे, ठीक है। ये कहानी समझेंगे अभी। एंड एक्सी के सर्किट में भी सेम, कौन जाता है, एक्सी जाता है, एसी जाता है या डीसी जाता है, या दोनों भी जाते हैं, ये कहानी अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलते हैं, कौन किसको अलग करता है, कहानी में ट्विस्ट है।
एक्सेल लेते हैं अभी। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी हमें स्टडी करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है यहाँ पे, दैट इज XL, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो बच्चों हमने देखा कि इन इंडक्टिव सर्किट हमें फॉर्मूला क्या मिला था, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला था। पहला पॉइंट, कभी कभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है बच्चों। इन इंडक्टिव रिएक्टेंस I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L, ठीक है। सो इस ओमेगा L को हम लोग क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है, E0 अपॉन R। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओमेगा L plays the same role as resistor in resistance circuit, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दिस ओमेगा L इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय XL। तो यहाँ XL इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू ओमेगा L, और उसी को हम लोग लिखते हैं 2 पाई f इंटू L, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। अभी इसकी डेफिनेशन भी आपको बहुत बार पूछी जा सकती है, तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और देन मैं बताऊंगी कि वो किसको अपोज कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन वो क्या कर रहा है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करने का काम कर रहा है ना। द अपोजिंग नेचर इन एन इंडक्टर सर्किट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे लिखो बस, दैट्स इट, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर to flow of alternating current is called inductive reactance, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अभी हम बात करते हैं AC एंड DC की। ये पहला पॉइंट, चाहे तो इसको दूसरा पॉइंट दे दो। तीसरा पॉइंट देखो, पहले डेफिनेशन लिखी आपने, उसके बाद ये लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे फॉर DC में फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, DC तो स्ट्रेट है, इसके अंदर वेव नहीं है, ये स्ट्रेट है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी। इसके अंदर वेव ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। वेव्स ही पास नहीं कर रहे तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0। तो f इज इक्वल टू 0 है DC के लिए। अगर DC के लिए f 0 है बच्चों, तो XL इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई FL। अगर f ही 0 बन गया तो ये पूरी वैल्यू 0 बन गई। इसका मतलब XL क्या है यहाँ पे, 0। बच्चों इंडक्टर के अंदर DC के लिए अपोजिशन ही नहीं है, DC के लिए अपोजिशन ही नहीं है, वो DC को इजीली फ्लो कर रहा है, DC को अलाउ कर रहा है। लेकिन AC की बात करते हैं अभी। थर्ड, फॉर AC, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 चाहे तो,
ऑलरेडी दिया है शायद 1 and 2, इसको मैं 3 नाम देती हूँ, ठीक है। फॉर AC फ्रीक्वेंसी इज हाई, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है इसका मतलब XL इज इक्वल टू वेरी हाई, अगर ये हाई है इसका मतलब वो AC को अलाउ ही नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इंडक्टिव सर्किट किसको अलाउ कर रहा है, वो DC को अलाउ कर रहा है एंड AC को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि ये हाई है इसका मतलब अपोजिशन ज्यादा है, अपोजिशन है तो वो AC को आने ही नहीं देगा, है ना। इंडक्टिव सर्किट allows DC but block AC, allows DC but block AC, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ना इंडक्टर में क्या होता है, आने वाला करंट अगर ग्रो करना चाहता है तो वो उसको घटाएगा। याद है शॉपकीपर ने एक लड़के को ट्रेन किया, उसने खुद का दुकान खड़ा कर दिया और अभी उसको अपोज कर रहा है ना। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है करंट, आने वाला करंट ग्रो कर रहा है, उसने ही उसको इंड्यूस किया, अब उसको अपोज कर रहा है, ग्रो कर रहा है तो ये उसको घटाएगा, और वो अगर डिके मतलब कम हो रहा है तो ये उसको बढ़ाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे इंडक्टर का नेचर ही है कि आने वाले करंट को अपोज करना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अभी स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी सेम नेचर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं XC से। तो कैपेसिटिव सर्किट में हमने देखा इन कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव AC सर्किट, क्या फॉर्मूला देखा हमने, यहाँ पे देखा कि I0 इज इक्वल टू होता है E0 अपॉन 1 डिवाइड बाय ओमेगा C, बट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है ना। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ पे XC इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन 2 पाई FC। देखो अब यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, XC इज इक्वल टू 2 पाई FC। DC के लिए क्या होगा, फॉर DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 0। अगर ये 0 है बच्चों, ठीक से देखो, फॉर DC फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है बच्चों तो XC इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 0। अगर 1 अपॉन 0 है इसका मतलब XC क्या रहेगा इन्फिनिटी। अरे बाप रे, अगर ये इन्फिनिटी है तो DC को ब्लॉक करेगा, DC को अलाउ नहीं करेगा। और DC AC के लिए देखते हैं, AC के लिए थर्ड पॉइंट फॉर AC यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है लेकिन फ्रीक्वेंसी कुछ अमाउंट में अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल। तो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है और हाई ही रहेगी ऑब्वियसली, ये हाई रहेगी इसका मतलब ये लो करेगी XC को, है ना। तो XC क्या रहेगा यहाँ पे लो रहेगा, इसका मतलब इट अलोज AC, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, ये दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ये DC को ब्लॉक करता है और AC को अलाउ करता है। ये बात हमने सेमीकंडक्टर में यूज की है बच्चों, याद है। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट हमने यूज किया था सेमीकंडक्टर में, क्योंकि रेक्टिफिकेशन हम लोग करते हैं, रेक्टिफायर में हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अमाउंट में AC कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे हमने क्या किया था, AC कंपोनेंट्स अवेलेबल थे तो उनको निकाल काम कौन करता है, कैपेसिटर फिल्टर हमने लगाया था जो AC को पूरी तरह रिमूव करेगा, इट अलोज AC। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, आगे लिखना है इट अलोज AC
From above two equations, we can conclude that capacitive circuit allow AC and block DC। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, दोनों भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों अपने आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों अभी, हाँ और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इसका ग्राफ पूछा जाए ना बच्चों, तो ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करोगे, आपको है ना इसका ग्राफ पूछा जाता है, एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको पूछा जाता है। तो हमें पता है एक्सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है ना, 1/f है। कहाँ गया ये, यहाँ पे देखो 1/f है एक्सी। ओके, तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो कुछ ऐसे मिलेगा मुझे, ये है हमारा एक्सी एंड ये है हमारा एफ। तो यहाँ पे मुझे ग्राफ ऐसे मिलेगा, है ना, डिक्रीजिंग, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, लेकिन उसके पहले ये डिफरेंस देख लो, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी आपको पता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों भी सेम है, और दोनों का ऐसा यूनिट ओहम ही है बच्चों। एक्सी का एंड एक्सएल का दोनों का ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या है, नोट लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सी एंड एक्सएल इज ओहम, क्योंकि दोनों भी किसका काम कर रहे हैं, अपोज करने का काम कर रहे हैं। रेजिस्टर एक्सी एक्सएल सब अपोज करने का काम कर रहे हैं, तो सबका यूनिट सेम रहेगा, सेम कैटेगरी के लोग हैं सब, है ना। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। सिंपल डिफरेंस है बच्चों, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट देखो, इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी। और रिएक्टेंस क्या है, करंट इज अफेक्टेड बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड, द एनर्जी कंजम्पशन बाय कॉइल इज ड्यू टू इट्स रेजिस्टिव कंपोनेंट, है ना। करंट अफेक्ट हो रहा है लेकिन एनर्जी यहाँ कंज्यूम नहीं हो रही है, नॉट कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, हीट इज नॉट जनरेटेड हियर। ठीक है, तो एनर्जी कंजम्पशन बाय कॉइल इज ड्यू टू इट्स रेजिस्टिव कंपोनेंट ओनली, उस रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से ही यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी डीसी के लिए सेम अफेक्ट करता है, हमने देखा। उसके बाद इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि हमें पता है E0 बाय आर तो करंट और EMF पे डिपेंड करता है, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, जैसे कि 2πfl, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू 2πfl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2πfc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद करंट अपोज बाय अ रेजिस्टर इज इन फेज विद द वोल्टेज, यहाँ पे करंट जो है रेजिस्टर को अपोज करता है, ये फेज में होता है वोल्टेज के, हमने देखा दोनों का ओमेगा टी एंगल होता है, मतलब दोनों भी क्या है, इन फेज है। यहाँ पे करंट अपोज बाय प्योर इंडक्टर लैग्स इन फेज while that opposed by pure capacitor leads in by phase। कछुआ और रैबिट बताया ना मैंने, पहले कौन जाता है, इंडक्टर सर्किट में करंट पीछे रह गया था और EMF आगे चला गया था। यहाँ पे हमारा करंट कछुआ है और EMF हमारा रैबिट है। तो इंडक्टिव में क्या हुआ, कछुआ पीछे रह गया, रैबिट आगे चला गया, लेकिन कैपेसिटिव में उल्टा हो गया, क्योंकि कछुआ सो गया था, रैबिट सो गया था, तो कछुआ आगे निकल गया। इसका मतलब बाय प्योर कैपेसिटर लीड्स इन फेज बाय पाई रेडियन ओवर द वोल्टेज। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब चलते हैं आगे, देखो अब ये जो है एक न्यूमेरिकल है जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज मार्च 18 में आपको पूछा गया सवाल है बच्चों, ये मार्च 18 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो क्या था, a capacitor of capacitance 0.5 माइक्रोफैरेड गिवन दिया है, C इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.5 माइक्रोफैरेड, मतलब C इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैरेड है ना, ये मैंने C क्यों लिख दिया,
माइक्रोफैरेड, तो ये आएगा 0-6 फैरेड। ओके, इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, एफ इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हमें एक्सी निकालना है बच्चों, एक्सी इज इक्वल टू व्हाट, सो पाई इज इक्वल टू 3.142। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल। एक्सी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, 2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। अब देखो यहाँ पे एक्सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14, एफ की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, सब वैल्यूज पुट किए हैं, सॉल्व करो। 1 मल्टीप्लाई विद दिस, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 इंटू यहाँ क्या आएगा देखो 5 इंटू 10⁻⁻1, और ये 100 को मैं 10⁻² लिखती हूँ, एंड ऑलरेडी यहाँ -6 है, सबको ऐड करो। एक्स सी इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 1/8 5 ज़ा 44, 14 एंड 31.4 आएगा ये, इंटू ये क्या बनता है -4 एंड प्लस -1, -4 -1 -5 बनेगा ये। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो ये देखो क्या मिलेगा 0.0। अब 31 को नियरली इक्वल टू 30 अगर मैंने कंसिडर किया, मान लो 1/30 को अगर हम सॉल्व करते गए तो ये 0.333 समथिंग बनेगा, और ये 31 है तो आंसर थोड़ा यहाँ पे 31 समथिंग हमें मिलेगा, तो 0.0317 ऐसे आंसर हमें मिलना चाहिए। इंटू ये 10⁻⁻5 अगर ऊपर गया तो +5। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है बच्चों तो लॉग टेबल यूज करो, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2 डिजिट को मैं आगे शिफ्ट करती हूँ, 3 पॉइंट लेफ्ट में नहीं सॉरी राइट में शिफ्ट किया तो 5 - 3 होगा। एक्स सी इज इक्वल टू 3.17 इंटू 5 - 3 मतलब ये 3 बनेगा ओहम। ठीक है, तो ये हमारा मिला एक्स सी इज इक्वल टू 3.17 किलो ओहम। ये मार्च 18 का सवाल था बच्चों। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, कम ऑन। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन चलो सॉल्व करने की कोशिश करो सब लोग। क्वेश्चन देखो क्या है, पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना है सब लोगों ने, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। क्वेश्चन देखो क्या है, A pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt. Find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. देखो पहले गिवन लिख लो यहाँ पे, गिवन प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, मतलब L इज इक्वल टू क्या दिया है 25 मिली हेनरी। ओके, तो L इज इक्वल टू कितना मिलेगा 25, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ हेनरी, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, मतलब ईएमएफ देख के रखा है, ई आरएमएस रहेगा बच्चों, ये ई आरएमएस कितना है 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है ये, मैंने आपको बोला है ना जो भी वैल्यू दी रहती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। देन फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट, हमें आई आरएमएस निकालना है एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल निकालना है, एक्सएल इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एफ दे के रखा है इन्होंने 50 हर्ट्ज। तो फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, दिमाग लगाओ। पहला तो आई आर एम एस के लिए हम क्या यूज करेंगे, ई आर एम एस अपॉन एक्सएल, लेकिन पहले एक्सएल की वैल्यू निकालनी होगी, तो एक्सएल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग 2 पाई एफ एल। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको, अभी सब वैल्यूज पुट कर दो, क्या आता है देखो सॉल्यूशन। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ 50, एल एल क्या है यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लिकेशन है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमें मिलता है 7.85, एक्सएल इज इक्वल टू 7.85 ओहम। ओके, ये मुझे मिला एक्सएल। ठीक है, अब एक्सएल का यूज करके मुझे क्या निकालना है आई आर एम एस, तो क्या आएगा देखो, ये पहला
सेकेंड आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या है, ई आर एम एस डिवाइड बाय एक्सएल। तो ये बनेगा आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस कितना है, ई आर एम एस कहाँ गया, 220 डिवाइड बाय एक्सएल दैट इज 7.85। तो ये कितना बनेगा बच्चों, इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 7.85। इसको अगर सॉल्व किया लॉग टेबल का यूज़ करना पड़े, नहीं तो 8 कर लो। अगर आपको ऐसे लॉग टेबल का बोर होता है ना बच्चों, सीधा सीधा इसको राउंड ऑफ करके 8 कर लिया करो। तो ये बनेगा 2 जा यानी 8 7 जा समथिंग 27 पॉइंट समथिंग आएगा, नियरली इक्वल टू ये आंसर हमें मिलता है 28 एम्पियर। ठीक है, तो ये है हमारा आई आर एम एस। समझ में आया बच्चों? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कम ऑन। तो बच्चों ऐसे हमारा बहुत ही बड़ा लेक्चर बन चुका है आज का, और बड़े बड़े लेक्चर्स बना के ही मैं इस चैप्टर को 3-4 लेक्चर में ख़त्म करने वाली हूँ। जल्दी से सिलेबस ख़त्म करेंगे एंड देन वन शॉट पे फोकस करेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिज़िक्स का जो टेंशन है वो अभी मेरा टेंशन है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं फिज़िक्स को ईजी करके छोड़ने वाली हूँ, उसके बारे में सोचो ही मत आप लोग। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही आसान है देखा जाए तो सभी चीज़ें, लेकिन क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो तब तक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन आप लोगों का होता नहीं, पता है क्यों? क्योंकि दिन भर हम लोग जो अनयूज्ड चीज़ें हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो क्या सोचते रहते पता है दिन भर, कि इसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, ये फ्रेंड ने मुझे ये किया, ये वो फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया। ये चीज़ें बच्चों की चल रही है। मतलब अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आई है बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं ना, उसको साइड में रख दो। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम। अगर आपने एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर ली ना तो बहुत सारे पैचअप हो जाएंगे, ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम है, रोते बैठते हैं क्लास में, मैं पूछूं क्या हुआ तो उनके ऐसे रिएक्शंस आते हैं। तो बच्चों सभी बच्चों का, नॉट ओनली आप, पता है आप लोगों का एज है, ये बातें होने वाली है, लेकिन आपको बता दूँ आप लोग है ना अभी पढ़ाई पे फोकस करो। अपने मोबाइल फ़ोन को है ना थोड़ा साइड में रख के ब्लॉक कर दो सबको, थोड़े दिन के लिए सबको ब्लॉक कर दो। मैं तो बोलूँगी ब्रेकअप हो गया, अच्छी बात है, ब्लॉक कर दो सबको। तो क्या होगा, इससे आपका फोकस बना रहेगा स्टडी के ऊपर। किसी का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जो हमें स्ट्रेस देता है, जो पर्सन हमें स्ट्रेस दे रहा है, कोई भी हमें स्ट्रेस दे रहा है ना, उसको थोड़े दिन के लिए साइड में रख दो। उसके साथ बात ही करना, कट्टी ले लो उससे, बात ही करना बंद कर दो, ख़त्म। और पूरा फोकस फिर आपका पढ़ाई पे रहेगा, और देखो फिर कैसे मार्क्स आते हैं, फिर मेरी याद आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, अच्छे बच्चे हैं सब लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।